हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेई क्लास 12 डेली 10 टेस्ट नंबर 16 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये फर्स्ट पार्ट है। पहला क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन द करंट फ्लोइंग थ्रू द 6 ओम रजिस्टर। ये जो 6 ओम रजिस्टर है इससे होकर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसको इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको देने का मेरा आइडिया ये है, इस क्वेश्चन को देने का, कि आप किस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये देखिए पैरेलल है, आप यहाँ पर जो करंट आ रहा है इससे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें। हाँ, ये करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैरेलल में वो किस तरह से होता है। यदि I1 जो करंट है वो कितना होगा, I1 करंट जो है सो R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 I, ये होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यदि आप ओम्स लॉ को देखें V इक्वल टू IR, यहाँ पर ये दोनों ही रजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज सेम है, ये फिक्स्ड है, तो IR जो है सो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। यानी यदि हम करंट को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो करंट हाफ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल R होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस ना लिखकर, करंट जिसमें पास कर रहा है उसका रेजिस्टेंस ना लिखकर दूसरे का रेजिस्टेंस लिखते हैं। तो इसी को यूटिलाइज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले जो है सो देखते हैं कि यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो करंट को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 वोल्ट का बैटरी है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये दोनों पॉइंट के बीच में, ये दोनों सीरीज में है और ये पैरेलल में है। तो सीरीज में ये दोनों को हटाकर हम एक नया रेजिस्टेंस ऐसे लिख सकते हैं, 12 प्लस 3 ये 15 ओम हुआ। और ये 15 ओम और 6 ओम जो है अब क्या क्या है, पैरेलल में है। ये दोनों को हटा करके हम एक नया रेजिस्टेंस यहाँ लिख सकते हैं। उस ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 15 टाइम्स 6 प्रोडक्ट बाय सम। यदि पैरेलल, दो रजिस्टर यदि पैरेलल में रहता है तो उसका इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्ट बाय सम। तो 15 टाइम्स 6 कितना हुआ, 90 बाय आर इक्विवेलेंट कहीं लिख लेते हैं इधर, 90 बाय 21, 30 बाय 7, 30 बाय 7 रेजिस्टेंस हुआ है। ये 12 है, ये 30 बाय 7 हुआ, ये करंट है। तो 12 बाय 30 टाइम्स 7, सब मिला के 14 बाय 5 एम्पियर का करंट आ रहा बैटरी से। ये आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा जो है वो क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इसमें कितना करंट जा रहा है। यदि उसको हम I1 कहते हैं तो वो हमें करंट पूछना, बताना है I1 के वैल्यू। I1 कितना हुआ, I1 करंट किस में जा रहा है, इस 6 ओम में। तो 6 ओम को नहीं लेंगे, बाकी जो है दूसरा जो ब्रांच है ये वाला, ये 15 लीजिए, इसको देखिए एक ही है, ये 15 उसको लेंगे और सम करेंगे दोनों का, 15 प्लस 6 टाइम्स जो करंट इधर से आ रहा है I, यही करंट है आपका और यही आपको बताना है। 15 बाय 21 और I का वैल्यू है 14 बाय 5, 7 टाइम्स 2, 7 टाइम्स 3, 2 एम्पियर आया करंट। ये आपका आंसर हो गया 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 2। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, यदि आप चाहो तो इसमें भी किरचॉफ लॉ लगा सकते हो। किरचॉफ लॉ यूजुअली वहाँ लगाते हैं जहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट हो, वरना यहाँ भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा के देख सकते हैं। ये 12 वोल्ट था, एक इधर बैटरी था और इधर दो बैटरी बोल रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस था। ये रहा 12 वोल्ट, ये 6 ओम, 12 एंड 3 ओम, 12 ओम और 3 ओम। इससे मान लीजिए करंट जा रहा है I, इसमें से करंट चला गया I1 जो हमें निकालना है, और बचा खुचा करंट इसमें चला गया। यहाँ पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगा लिए, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। जंक्शन पर जो है जितना करंट आएगा उतना बाहर चला जाएगा ताकि चार्ज एक्यूमुलेट ना करे। और फिर इधर से आया, सब मिला जुला के ये दोनों, इधर से I1 आया,
इधर से I माइनस I1 आया, ये दोनों मिला के यहाँ पर I हो गया। जितना करंट यहाँ से निकला था उतना करंट वापस चला गया। ये इंपॉर्टेंट है, किसी सेल से जितना करंट निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से, उसका नेगेटिव टर्मिनल से वो अंदर आ जाता है, उतना ही करंट, कम करंट नहीं होना चाहिए या ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर हम दो लूप देख सकते हैं। ये दोनों लूप में जो है किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे और उस जो दो इक्वेशन आएंगे उसे सॉल्व करके ये वैल्यू निकाल लेंगे। किरचॉफ लूप लॉ लगा रहे हैं। लूप 1 में स्टार्ट किए इधर से चलना, यहाँ पर कितना ड्रॉप हुआ, -12 वोल्ट। यहाँ पर कोई कुछ तो है नहीं, ड्रॉप ही नहीं हुआ। इधर जो ड्रॉप हुआ I1 करंट है, ओम्स लॉ लगाएंगे तो 6I1 ड्रॉप हुआ। इधर से वापस आ गए, काम खत्म। तो I1 कितना आया, 12/6, 2 एम्पियर तुरंत मिल गया। एक तुरंत एक लाइन में मिल गया। यहाँ पर तो किरचॉफ लॉ एक्चुअली ज़्यादा इजी हो गया लगाना। यदि I निकालना हो तो ये इस लूप में भी जाना पड़ेगा। I नहीं निकालना है, केवल इसको निकालना है, तो ऐसे बना सकते हैं। और नहीं तो फिर तीसरा मेथड ऐसे है, यदि आप थोड़ा सा जागते हुए हों तो तीसरा मेथड ऐसे है। ये सारे मेथड जो है सो के बनाने के लिए है, मैंने कि जब आप नींद में हो तो भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या रूल पता है, रूल पता है, उसको फॉलो करना है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो बगैर रूल के बनते हैं। ये 6 ओम है, ये 12 ओम है और ये शायद 3 ओम है। हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट है। यहाँ पर तो कोई बैटरी कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो ये जो दोनों पॉइंट है ए और बी, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वही है जो इधर से बैटरी का है, 12 वोल्ट। ये इसके अक्रॉस 12 वोल्ट का है जब वोल्टेज, तो ओम्स लॉ यहाँ इसमें लगा देंगे ए बी में। तो ओम्स लॉ लगाएंगे V = IR। इसमें करंट मान लीजिए I1 है, यहाँ I1 लिखेंगे। V कितना है, 12 वोल्ट। करंट कितना है, I1। और R कितना है, 6। आपको आ गया I1 = 2 एम्पियर। तो ये काफ़ी आसान हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल। सर्किल बना दिया, ये वायर था पहले और इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम का। कितना लंबा है वो नहीं बताया है, क्या इसका डायमेंशन है, लेंथ है, क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सब कुछ नहीं बता रहा। सिंपली बोल रहा है कि लंबा है कुछ और उसको जो है सो उसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। इसको सर्किल में बना दिया, ठीक है। आप सर्किल में बना दिया तो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये कोई दो पॉइंट ले लेते हैं डायमीटर का, ये सेंटर हो गया, पॉइंट ए और पॉइंट बी कहते हैं। ये दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, वो पूछा है। तो इधर जो आपको दिख रहा है ये वायर, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल का जो है 12 ओम है, राइट। उसका आधा इधर इस साइड में है, आधा इधर है, हाफ इस साइड है, हाफ उस साइड है। तो ये 6 ओम इधर है, 6 ओम इधर है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में। 6 ओम जो है सो पैरेलल है दूसरा 6 ओम के साथ में। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, दोनों यदि रेजिस्टेंस सेम हो और पैरेलल में हो तो एक रेजिस्टेंस लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 10 तो रेजिस्टेंस हो, सभी सेम है, तो एक रेजिस्टेंस का वैल्यू लेते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये 3 ओम आया। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, ऑप्शन नंबर 1। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 bulbs of 50 ohm 50 watt और 100 watt are rated at 220 वोल्ट। मतलब इसका रेटिंग है 50 वाट 220 वोल्ट, इसका रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट। और रेटिंग का मतलब होता है कि 220 वोल्ट पे इसको लगा देंगे। यदि हम एक बल्ब है ये कितना हुआ, 220 वोल्ट, ये एक तो बल्ब है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें यदि हम इसके अक्रॉस वोल्टेज 220 वोल्ट देंगे तो हमें कितना पावर देगा, 50 वाट का पावर देगा। और वैसे दूसरा जो है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। दूसरे का कलर चेंज कर देते हैं और इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। सोर्स कितना है, 220 वोल्ट से कनेक्ट किया है। बताना क्या, द रेशियो ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब्स। 220 से कनेक्ट किया है
तो पहला जो है यहाँ पर भी 220 वोल्ट है और यहाँ पर भी 220 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा? पहले इसका रेटिंग लिख देते हैं, इसका रेटिंग तो लिखे नहीं, ये दूसरा वाला बल्ब है, ये है 100 वाट 220 वोल्ट वाला रेटिंग। तो ये कितना पावर कंज्यूम करेगा? देखिए इसका रेटिंग में ही कहा रहा है कि यदि 220 से कनेक्ट कीजिएगा तो 50 वाट मिलेगा। तो यहाँ पर पावर जो है सो 50 वाट है और यहाँ पर जो पावर है वो कितना है? इसको बोला है कि 220 से कनेक्ट करोगे मुझे तो हम 100 वाट देंगे, इसको कनेक्ट भी तो 220 से कर दिया तो 100 वाट देगा। तो रेशियो कितना आ गया? 50/100। सो 1:2। यही आपका आंसर हुआ, 1:2, ऑप्शन नंबर 1। इंटरेस्टिंग चीज तब होगा जब आप इसको 220 से कनेक्ट ना करके कहिए 110 से कनेक्ट कर देते हैं, तब देखिए। एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो बना लिया है, अब एक्स्ट्रा है यहाँ पर। सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, पैरेलल में ही कनेक्टेड है, पैरेलल में नहीं कनेक्ट, हाँ पैरेलल में ही कनेक्टेड है, ठीक है। दो बल्ब है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, लेकिन इसको कनेक्शन जो है सो अब हमने जो दिया है वो 220 का ना देकर 110 का दे दिया है। ये 110 वोल्ट है और इस सब का रेटिंग देख लीजिए कितना है। ये था 50 वाट एट 220 वोल्ट, ये है 100 वाट एट 220 वोल्ट। अब जो पावर यहाँ से आउटपुट आएगा वो दोनों का रेशियो बताइए क्या कितना आएगा। अभी तो 1:2 आया था, अब कितना आएगा वो बताना है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। और आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि देखिए इसमें किसी में भी जो है कोई भी एलिमेंट जो है उसमें जो पावर होता है, ठीक है, इसके अक्रॉस मान लीजिए वोल्टेज भी है और करंट आई जा रहा है, तो ये जो पावर आउटपुट देगा पावर वो क्या हो जाएगा? I²R। और ओम्स लॉ यहाँ लगा देंगे तो I=V²/R हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है सो ए इसके अक्रॉस वोल्टेज है, इसका कुछ नाम दे दें, भी अक्रॉस, भी अक्रॉस। ये वोल्टेज जो बैटरी का नहीं ले लेना है, इसके ये जो हीटर है या बल्ब है या जो भी एलिमेंट है उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो होना चाहिए। तो ये पावर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस चाहिए। ये रेजिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे? रेजिस्टेंस इसका हम रेटिंग से निकाल सकते हैं। जो रेटिंग दिया हुआ है, रेटिंग के लिए हम यूज करेंगे आर। जैसे लिखा हुआ रहता है ना, पावर ये रेटिंग दिया हुआ है और वोल्टेज ये रेटिंग दिया हुआ है। ये पी आर जो रेटिंग का पावर है, रेटिंग का वोल्टेज है, उससे हम आर निकाल लेंगे। आर यहाँ से निकाल लेंगे से V²/P, लेकिन भी के जगह वी आर और पी के जगह पी आर लिखते हैं। तो अब देखिए दोनों का अलग अलग रेटिंग है तो दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस है, राइट। लेकिन अभी फिलहाल इसको यहीं पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये भी ए अप्लाइड वोल्टेज है स्क्वायर बाय आर के जगह पर लिख रहे हैं रेटिंग वाला, VR² डिवाइडेड बाय PR। तो देखिए क्या आया, V अप्लाइड बाय V रेटिंग का स्क्वायर टाइम्स PR। ये है आउटपुट आपका, ये फार्मूला बन गया आपका आउटपुट निकालने के लिए। आपको कोई रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं, यहीं पर आपको सब मिल जाएगा। V अप्लाइड डिवाइडेड बाय V रेटिंग होल स्क्वायर डिवाइड टाइम्स PR। तो चलिए अब इसको निकालते हैं पहला वाला केस के लिए। पहला वाला जो है यहाँ पर इसका P1 कितना आएगा वो निकालते हैं। VA अप्लाइड वोल्टेज कितना है 110 बाय VR कितना है, इसका रेटिंग कितना है 220, उसका स्क्वायर टाइम्स PR, इसका ये रेटेड पावर कितना है 50। ये हो गया हाफ का स्क्वायर 4 टाइम्स 1 क्वार्टर हो गया, तो 50 का क्वार्टर हो गया 12.5 वाट। यहाँ पर सेकंड वाला में सेम फार्मूला लगाएंगे, यही वाला फार्मूला लगाएंगे कि ये अप्लाइड वोल्टेज कितना है वही 110, रेटिंग कितना था इसका V220, पावर कितना था रेटेड वाला 100 वाट का, इतना वाट ही देगा। ये 1/2 का स्क्वायर 1 क्वार्टर हो गया, सो 100 का 1 क्वार्टर 25 वाट। तो रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा P1 है सो 12.5 और ये 25, 1:2। अब भी रेशियो सेम है।
तो यहाँ पर जो है सो रेशियो चेंज नहीं हुआ, और इसका रीजन ये है क्योंकि दोनों का रेटिंग सेम है, ठीक है, और दोनों के अक्रॉस वोल्टेज जो लगा रहे हैं वो सेम है। यहाँ देखिए, तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज लगा रहे हैं वो सेम है, वी आर सेम है, राइट, दोनों का वी आर सेम है, अप्लाइड वोल्टेज भी सेम है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, जस्ट एक फैक्टर आ गया। दोनों के लिए वी ए और वी आर जस्ट कॉन्स्टेंट है, तो जस्ट ये इसका रेशियो यदि हम देखें तो सेम आ गया। इसलिए यदि आप इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते तो वोल्टेज अक्रॉस पहला बल्ब और दूसरा बल्ब का डिफरेंट होता, तो वोल्टेज अप्लाइड जो है ये डिफरेंट होता, रेटिंग जो है सो सेम ही रहे तो रहे, तब जो है सो वे पावर डिफरेंट डिफरेंट आएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है, जिसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दिया है, मोमेंटम, चार्ज, एनर्जी, मास, किसके कंजर्वेशन कर रहा है? ये कहता है जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है कि जितना करंट आ रहा है इधर से किसी पॉइंट पर और जितना करंट जा रहा है उसमें रिलेशन ये है कि इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। जितना करंट आया वो सब का सब यहां से चला गया, मतलब कि इस पॉइंट पर करंट टिका नहीं, रुका नहीं, एक्यूमुलेट हुआ नहीं, जमा हुआ नहीं, हाँ, संग्रहित हुआ नहीं वहां पर। तो चार्ज करंट क्या है? करंट जो है सो चार्ज है, फ्लोइंग चार्ज है। चार्ज जो बह रहा है उसको कहते हैं करंट, यदि नहीं बहेगा तो वो है चार्ज, जैसे हवा, हाँ, एयर, और यदि वो बह रहा है तो वो हो गया विंड। तो एयर जो है सो आपका हो गया चार्ज, रुका हुआ है, और विंड हो गया आपका करंट। इसलिए भी कहते हैं ना एयर करंट, एयर करंट क्या कहते हैं? विंड करंट कहते हैं, या फिर नदी में जो है सो रिवर करंट कहते हैं। तो पानी जो है वो हो गया आपका चार्ज, और जब पानी बह रही है तो उसको करंट कहते हैं, तो वही करंट है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये करंट है क्या? एक्चुअली फ्लोइंग करंट मैंने लिखा, चार्ज लिखना है ना, फ्लोइंग चार्ज, तो चार्ज है। तो यहाँ पर कुछ भी करंट एक्यूमुलेट नहीं हुआ, मतलब चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हुआ। करंट क्या होता है? करंट कोई क्वांटिटी नहीं है, जो मूव कर रहा है उसको क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी नाम देते हैं, लेकिन मेनली तो चार्ज ही है। एसआई यूनिट में हमने एसआई यूनिट जो है वो उसमें करंट को लिया है, फिजिकल क्वांटिटी जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसमें करंट को लिया है, चार्ज को नहीं लिया। एक्चुअली आप देखोगे तो चार्ज ज़्यादा बेसिक है, ज़्यादा फंडामेंटल है, लेकिन उसके बाद में भी चार्ज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ना लेकर मैंने करंट को लिया। और इसका बहुत सिंपल रीजन है, रीजन ये है कि करंट को हम बहुत इजीली मेजर कर सकते हैं, चार्ज को हम मेजर नहीं कर सकते, उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है और वो डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हमने करंट को जो है सो वन ऑफ द 7 फिजिकल क्वांटिटी ले लिया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ले लिया। तो ये फर्स्ट लॉ जो है, जितना करंट आ रहा है उतना ही चला जा रहा है, यह बता रहा है सिंपली कि इस पॉइंट पर जो है चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, दैट्स ऑल। जो दूसरा लॉ है किरचॉफ्स लूप लॉ, सेकंड वाला लॉ, वो कहता है कि किसी भी लूप में जो सम ओवर पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है। सम ओवर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यदि जीरो नहीं होता तो क्या होता? तो एक लूप जो है, ये लूप है, यहाँ पर हमें एक वोल्टेज मिल जाता है, एक लूप क्रिएट करेंगे थोड़ा सा वोल्टेज मिल जाएगा। इसी को हम कई लूप में डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद खाली तार लगा देंगे तो बहुत सारे लूप आ गया। थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हुआ, यदि जीरो नहीं है तो यहाँ जनरेट हुआ, थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ जनरेट हुआ, ऐसे करके बहुत सारा वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। और बिना एक्सटर्नल वर्क के आप बहुत सारा वोल्टेज जनरेट कर सकते हो, मतलब कि आपके पास एक परपेचुअल जो है एनर्जी सोर्स हो गया, बिना कोई काम किए एनर्जी एनर्जी है, पूरा दुनिया क्या होता पता नहीं। तो वो है कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं हो सकता, वो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है कि आप जो है किसी भी लूप में पोटेंशियल ड्रॉप जो है सो जीरो होना चाहिए, नहीं तो एनर्जी जनरेट होने लगेगा, तो एनर्जी को कंजर्व करता है सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ चार्ज का। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फ्यूज वायर, घर में फ्यूज वायर लगा रहता है प्रोटेक्शन के लिए, इज यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस फ्रॉम द हाई करंट। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूज वायर, कैसा होना चाहिए फ्यूज वायर? उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्या? पहले मेल्टिंग पॉइंट ही देख लेते हैं। फ्यूज ऐसा होना चाहिए जब जरूरत पड़े तो जल्दी उसे पिघल जाए, ऐसा नहीं कि हाँ कंप्यूटर खराब हो गया और ये फ्यूज का अभी का तभी पड़ा हुआ ही तो अपना काम नहीं किया ना।
तो कंप्यूटर जल गया लेकिन ये नहीं जला, तो इसको जल्दी जलना है, मैंने मेल्टिंग पॉइंट इसका कम रखना है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट। तो या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, ये तो होगा नहीं हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब दोनों में से कौन होगा, लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस। अब ये जो लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस का जो बात है वो रिलेटिव है एक्चुअली। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर आप इसको रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यदि आपका हाई नहीं रहेगा तो इसमें हीट कैसे डेवलप होता है, ये जो मेल्टिंग पॉइंट जो हो रहा है हीट भी तो जनरेट होना चाहिए। हाँ, तो इसमें जो करंट जा रहा है वो तो सेम करंट जा रहा है। हाँ, अब आर जो है, ये जो आर है इसका रेजिस्टेंस फ्यूज का, वो यदि ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा हीट डेवलप होगा, ज़्यादा हीट डेवलप होगा तो वो मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो जो फ्यूज का जो है ये ज़्यादा होना चाहिए, किससे, जिसको बचाना है उससे, मेनली जो है वायरिंग जो है उससे ज़्यादा होना चाहिए, वायरिंग से ज़्यादा होना चाहिए। वायरिंग से ज़्यादा होगा तो इसमें ज़्यादा हीट आएगा और ये पहले जल जाएगा, वायर जले उससे पहले ये जल जाएगा। लेकिन ये इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि बिजली का बिल यही सबसे ज़्यादा बढ़ा दे। तो इसका जो है वो बाकी जो एप्लियंसेस हैं वो सबसे कम होना चाहिए, एप्लियंसेस से कम रहना चाहिए, जो टीवी है, फ्रिज है, या जो भी जो चीज़ें भी है। यूजुअली ये जो है सो 0 से लेकर 0.01 ओम, ऐसे 0.1 ओम इतना के कुछ होता है। तो आपका आंसर इसमें सही हो गया ऑप्शन नंबर 3। ज़्यादा रखना है ताकि ये हीट जो है सो डेवलप हो और वो बन जाए। लेकिन कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वायरिंग से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एप्लियंसेस से तो कम रहना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ क्लियर करके लिखा नहीं है, जस्ट ज़्यादा या कम लिखा है, तो ये मुश्किल है इसको ठीक से आंसर करना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए 5 सवाल को सॉल्व करेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।